कोर्ट को एक साथ धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई जिसमें पटना सिविल कोर्ट को धमकी दी गई है। सिर्फ पटना सिविल कोर्ट ही नहीं, किशनगंज सिविल कोर्ट को भी ये धमकी, गया सिविल कोर्ट को भी ऐसी ही धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि जैसे ही ये ईमेल धमकी भरा मिला उसके बाद कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डॉग स्क्वाड से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच इस वक्त जारी है। तो कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरे इस ईमेल के बाद से लगातार जांच और सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जाती हुई, जिसमें किशनगंज कोर्ट की बात करें, पटना कोर्ट की बात करें या फिर पटना सिविल कोर्ट के साथ साथ जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि गया सिविल कोर्ट भी इसमें शामिल है। किशनगंज सिविल कोर्ट, गया सिविल कोर्ट और पटना सिविल कोर्ट, ये सारे कोर्ट को एक साथ ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद देखिए किस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम आपको दिख रहे होंगे। पटना सिविल कोर्ट की ये तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किशनगंज सिविल कोर्ट में भी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती है। डॉग स्क्वाड के साथ अब परिसर के कोने कोने की जांच जारी है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी जानकारी है कि जैसे ही ईमेल आया उसके बाद जांच परिसर में होनी शुरू कर दी गई थी और उसके बाद एटीएस की टीम जो है इस वक्त पटना सिविल कोर्ट पहुंची हुई है और जांच और एक एक कोने की तलाशी इस वक्त की जाती हुई। पटना सिविल कोर्ट को जैसे ही धमकी भरा ईमेल मिला उसके बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता थी कि कोर्ट परिसर को खाली करा करके और वहां पर जांच अभियान शुरू किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इस वक्त तस्वीरें भी आपके सामने जहां पर एटीएस की टीम पहुंची हुई है। इस पूरे ईमेल के बाबत किस तरीके से एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए और क्या जांच का दायरा होना चाहिए, ये सुनिश्चित करती हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। ऐसे में कोर्ट के वकील पुलिस के रवैये पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हर बार ऐसे धमकी भरे ईमेल आ जाते हैं, उसके बाद कोर्ट परिसर को आनन फानन में खाली करवाया जाता है, लेकिन निकलता क्या है, क्या होता है, इसकी जानकारी साझा नहीं की जाती, ये कभी नहीं बताया जाता। इससे पहले भी 3 बार धमकी दी जा चुकी है। आज जैसे ही कोर्ट परिसर में धमकी की खबर फैली, पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। बड़ी खबर राजधानी से, जहां पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और पटना सिविल कोर्ट का नज़ारा देखिए। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तेज कर दी गई है, जांच की जा रही है और जो जाने वाले आने वाले हैं उनके भी सघनता से जांच की जा रही है। उनका खबर आ गया, तुरंत सबको कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। क्लाइंट भी सफ़र कर रहे हैं, वकील भी सफ़र कर रही है। पहली बार घटना की सूचना नहीं है, चौथी बार है। ये कहाँ, बिहार सरकार का राजधानी जो पटना है वहाँ है। मुझे तो लगता है कि चौथी बार जो आए ही थे और जैसे ही सूचना मिली हम लोग को टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली कि जो है यहाँ पर है एलटीटी के द्वारा जो है धमकी दी गई है पटना सिविल कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी चिंतनीय है और ऐसी 4 बार घटनाएं हो चुकी है। तो अभी तक जब भी घटनाएं होती है तो कोई जानकारी नहीं मिल पाती है कि किसके द्वारा हुआ, अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी कुछ लोग में क्लाइंट आए हुए थे, नेपाल से आए हुए थे, तमाम काम छोड़ करके आए हुए थे। अब उनके लिए कितना पीड़ादायी होगा इसका ठंडा कड़कड़ाती ठंड में, है ना। हाँ, जांच की जा रही है, अब इसके बाद ही शाम तक ही पता चल रहा है। जब मेल के माध्यम से जब बम की सूचना मिली है, जांच की जा रही है, आने जाने वाले लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, कोर्ट परिसर की सघनता से जांच की जा रही है। लेकिन आगे क्या स्थिति होगी, ये तमाम स्थिति से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस वक्त क्या जानकारी है? चूंकि एटीएस की टीम पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो जांच में कुछ निकला? हर बार ऐसी धमकी आती है, लोगों की चिंता इसलिए भी कि भाई कामकाज प्रभावित होता है। बिल्कुल, देखिए ये अक्सर इस तरह की थ्रेट जो है वो आ रही है और इसको लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय भी जो है वो गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो धमकी आई है वो सिर्फ एक पटना सिविल कोर्ट का नहीं बल्कि किशनगंज, गया के साथ और दूसरे जो कोर्ट्स है वहाँ भी ये थ्रेट आए हैं। तो सभी की जांच जो है वो की जा रही है। पटना सिविल कोर्ट में एटीएस की टीम पहुंची है
पटना सिटी व्यवहार न्यायालय जो है वहाँ भी टीम पहुंची है और पटना पुलिस के जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बम स्क्वाड की टीम है, वो भी मौके पे पहुंच करके मामले की छानबीन कर रही है। क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली है। हालांकि इसके पहले भी इस तरह की धमकियां मिली है और वो बाद में जो है वो उस धमकी का कोई बड़ा कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार भी इस धमकी को गंभीरता से लिया है और जो भी सूचना तंत्र है उसको खंगालने की कोशिश पटना पुलिस और बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से की जा रही है। हालांकि मुख्यालय के तरफ से अब तक इस पूरे मामले पे आधिकारिक बयान नहीं दिए गए हैं, न ही इस पूरे मामले पे अभी डीजीपी ने कुछ कहा है और न ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी पुलिस मुख्यालय, डीजी पुलिस मुख्यालय जो है वो कुछ कहने को राजी है। इनका कहना है कि ये जिले का मामला है और जिला के जो पुलिस कप्तान है और पुलिस टीमें हैं वो इन चीज़ों को देख रही है। जब इस मामले में कोई नए लीड्स आएंगे, अपडेट आएंगे, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो थ्रेट मिले हैं उसको लेकर के जिला की जो पुलिस कप्तान, जिले की जो पुलिस टीम है वो एक्टिव है और वहीं दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ साथ बिहार एटीएस की टीम जो है वो भी मामले को छानबीन करने में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो देखिए, जब भी इस तरीके का धमकी आता है उसके बाद इसे गंभीरता से लिया जाना जरूरी भी है और उस वक्त की ये मजबूरी भी होती है और संभवतः इस वजह से ही कामकाज अगर प्रभावित होता है तो जो वकील हैं और यहाँ तक पहुँचने वाले लोग हैं उनकी परेशानी जरूर बढ़ती है। और अब बात जहरीली शराब से मौत की। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग गांव में एक 60 वर्षीय शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बालेश्वर शाह के तौर पर की गई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने के गंभीर आरोप लगाए। मृतक के बेटे बबलू शाह की बात करें तो बताया जाता है 1 जनवरी को उनके पिता ने शराब पी थी जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगाई गई। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बालेश्वर शाह का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के बेटे बबलू शाह की भी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब के असर से ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। फिलहाल बबलू शाह को समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि शराब कहां से और किसके जरिए मंगाई गई थी। साथ ही ये भी जांच जारी है कि पुलिस को बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार क्यों किया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की हर बिंदु के तहत जांच में जुट गई है और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 टूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना से सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। इस शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है, तो उसका भी जांच किया जाएगा। 1 तारीख का दिन
गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता है नहीं, 4 को लिए। पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए। एक ठो पापा को साइड में दे दिए। कलकत्ता से आए हुए थे। हम बोले नया साल का दिन है, बगल में अपना गांव का बगल का है ही बंठा, उनसे लिए। उसके बाद पीने के बाद हम लोग पिए। उसके बाद हम अपना चला घर पर। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेट कर गए। हमारा आँख का रोशनी चला गया। हमारे पति के साथ बहुत दुर्घटना हुआ। मेरा ससुर भी चल गए। अब हम कैसे रहे? तो इसमें आप आवेदन दिए तो जो शराब बेचता था वो कौन था, उस पर कार्रवाई हुई? हाँ, कल किए। कल आवेदन दिए? हाँ। अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? बोले यही कि उस दिन से काहे नहीं किए। उस दिन से तो उनको ये हाल था जो ना पापा कोई देख पाए। इनको लेकर हॉस्पिटल गए। कौन जाते हैं वहाँ देखने के लिए? समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कोलकाता में सेंट फैक्ट्री में काम करते थे बालेश्वर शाह। वो छुट्टी में घर आए थे और अपने आंख का ऑपरेशन करवाते, लेकिन नए साल के जश्न के चक्कर में उन्होंने शराब पी और फिर वह शराब पिता पुत्र के लिए जानलेवा बन गई और पिता की मौत हो गई। पुत्र की आंख की रोशनी चली गई है। ये उनके परिवार के लोग और गांव के लोग हैं, यहाँ घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम उनके लड़के से जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था। कुछ जानकारी नहीं। दोनों एक साथ बीमार गिर गए। उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ। वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए। बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेट कर गए। अब सोचे क्या कि अब भाई को मालूम चलेगा तो वो हदर जाएगा। उसको चुपचाप बोल दिए कि बोल देना दरभंगा चला गया। डॉक्टर बोला दरभंगा नहीं तो एम्स ले जाइए, पटना नज़दीक होगा दरभंगा। अब तो डेट कर गए थे, अब तो लेके चले आए। भतीजा था, उसको बोले कि नहीं बोलने के लिए। ये उचित था? नहीं, उचित तो नहीं हुआ। ये जो है तो 10 साल से करीब शराब का धंधा कर रहा है। क्या नाम? अरविंद साहब सुंदेश्वर सा कलर का है। अच्छा, बंठा उर्फ बंठा है। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही करते हैं जो समाज में ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक जो है बच्चा है वो है सब गुजर गया, एक घर का गुजर गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार इस पर जो है सही जो है फैसला ले। खराब है ये सब जानते हैं और सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए कानून भी बनाई गई है और कार्रवाई भी होती है। बावजूद इसके धड़ल्ले से लोग शराब खरीदते और पीते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जो आरोपी है पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार करती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा की समीक्षा करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी की यात्रा को लेकर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि हमारे नेता तो अपने काम की समीक्षा करने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, आप किस बात के लिए यात्रा पर निकलेंगे? जो पाप आपके माता पिता ने किया है, क्या उसके लिए ये यात्रा होने वाली है? या जो जमीन आपके माता पिता ने गलत तरीके से अर्जित की, उसके रसीद कटवाने के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं? जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। उनके भतीजे जो हैं, राजनीतिक भतीजा तेजस्वी भी यात्रा पर निकलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या यात्रा का फलाफल रहता है, प्रगति यात्रा की समीक्षा करेंगे। राज्य के अंदर में
जो विभिन्न योजनाओं पर क्रियान्वयन हो रहा है उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले और यात्रा पूरा कर ले, ये तो दुनिया का 9वां आश्चर्य है। क्या ऐसा क्या है लगता है आपको? नहीं, किसकी गाड़ी, यह भी सवाल है। किसकी गाड़ी, कौन सवारी, कौन कौन साथ में जा रहा है, और साथ ही साथ किस बात की यात्रा है। सिरिंज से जो खून खींच लिया गया, राजनीति का खून, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, उनको संतावना देने की यात्रा, कि मां पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का रसीद कटवाने की यात्रा। एक तंज भी है कि आखिर यात्रा जो है वो किस लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपने कामों की समीक्षा करने के लिए यात्रा करते हैं, तेजस्वी की यात्रा का कोई मोल नहीं, ये कहना है नीरज कुमार का। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के निशाने पर आरजेडी ने जमकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। प्रगति हुआ कहाँ है? रोहतासगढ़ में जो रोपवे गिर गया 13 करोड़ 65 लाख का, वहां से प्रगति यात्रा शुरू करें मुख्यमंत्री जी। उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि बिहार में प्रगति कहाँ हुए हैं। बिहार में प्रगति के नाम पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में माफिया और अपराधी संरक्षित हो रहे हैं, उसकी प्रगति को देखने का कार्य कीजिए। मकर संक्रांति के बाद होगा बड़ा खेला। जी हां, मंत्री संजय सिंह की तरफ से एक बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है। संक्रांति के बाद कांग्रेस में एक बड़ी टूट का दावा वो कर रहे हैं। एनडीए के संपर्क में कांग्रेस के सभी विधायक हैं। संक्रांति के बाद एनडीए में ये सभी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो शामिल हो जाएंगे। बस इंतजार कीजिए संक्रांति का, और उसके बाद एक बड़ी टूट कांग्रेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों में जो भी इनके विधायक हैं उनको अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बैठक में उस दिन देख रहे हैं कि बोल दिए। उसके बाद कल मधुबनी में आप देख रहे होंगे कि जो घटना हुई है, मारपीट की घटना हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सब का कारण वही है कि लोग अब जो भी है वो देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार विकास कर रही है। एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में गरीबों की सरकार है, और सारे आने वाले समय में देखेगा कि सब संपर्क में है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द खरमास के बाद सभी 6 को 6 विधायक आ जाएंगे। तो मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त बेहद तेज है। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह जी ने जो कहा है वह जमीनी हकीकत को दर्शाता है। कांग्रेस के विधायक खुद अपनी पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यही वजह है कि वे एनडीए के संपर्क में हैं। यह एनडीए की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बढ़ते भरोसा का प्रमाण है। 14 के बाद जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। एनडीए सुशासन, विकास और स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, सरकार में बैठे लोग 202 सीट का बहुमत लाकर भी बेचैनी में है। ये बता रहा है कहीं न कहीं सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। और ये सरकार के माननीय मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक संपर्क में हैं, कोई कह रहे हैं आरजेडी के विधायक टूटेंगे। ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं एनडीए में टूट का खतरा बना हुआ है। पटना में जहां विधायक लोग रहते हैं सबके घर अगल बगल ही हैं। अलग अलग दलों के विधायक लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग दलों के विधायक रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम में एक जगह बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। सब सबके संपर्क में है। तो क्या सबने अपनी अपनी पार्टियां बदल ली? सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में, दोपहर में मन हुआ किसी और के संपर्क में आए तो उसकी पार्टी में चले गए। हम प्रवक्ता लोग रोज डिबेट में एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो हम भी संपर्क में, तो हम पार्टी बदल ले रहे हैं। अरे सुबह सुबह उठ के कुछ बकवास करनी है, बकवास कर देनी है, कुछ भी आके मीडिया के सामने कर दे रहे हैं लोग। इनके संपर्क में है, उनके संपर्क में है, करते रहने दीजिए बकवास। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। दावे कितने खोखले साबित हुए सबको मालूम है। अब जब इतनी करारी हार हो चुकी है तो जो उनकी तरफ से जीते हुए विधायक हैं उनका भी रुझान एनडीए की तरफ है।
इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि खड़मास के बाद अगर उनकी तरफ से लोग हमारी तरफ चले आते हैं। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार ये पॉलिसी बना रही है कि सरकार जो भी सामान मार्केट से खरीदेगी उसका मैन्युफैक्चर बिहार में होना चाहिए। सरकार के अलग अलग विभागों में करोड़ों फर्नीचर सहित कई महंगे उत्पाद बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदे जाते हैं, जिसका निर्माण बिहार से बाहर होता है। सरकार अब उन्हीं कंपनियों से सामान खरीदेगी जो कंपनी अपने उत्पादन यूनिट को बिहार में लगाएगी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है और बिहार में बने जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसकी ही खरीद अब सरकार करेगी। हमारे साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल हैं। सर, आप लोगों ने एक निर्णय लिया है कि फर्नीचर और अन्य जो उत्पाद हैं जो बनेंगे बिहार में, उसी की खरीदारी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, वोकल फॉर लोकल। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए ये आवश्यक है कि बिहार में उपयोग होने वाला सामान अगर बिहार का बना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो निवेश करेंगे उनको मार्केटिंग आसानी से उपलब्ध होगा। पहले से भी ये पत्र निकला हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अब एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि इसको मैंडेटरी किया जाए, आवश्यक किया जाए, और क्वालिटी हम लोग पहले निर्धारित करेंगे कि फर्नीचर बनाने वाली कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बनाती है, या अन्य पूरे बिहार के अंदर सरकार रोज कुछ न कुछ परचेज करती है। तो वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय निर्मित सामान का ही उपयोग बिहार में हो, तो इंडस्ट्री और उद्योग के निवेश में बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए एक प्रस्ताव हम लोग जो है बना करके और सरकार के पास भेज रहे हैं। क्या बिहार के सभी विभागों के लिए, सरकार के विभागों के लिए, पूरे सभी विभागों के लिए ये लागू होगा कि बिहार में बिहार का बना हुआ सभी सामान उपयोग किया जाए। तो बिल्कुल सरकार की एक बड़ी पहल है और वाकई यह पहल यदि कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं उद्योग को बिहार में इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।